भोजपुरी की जो पूरी जमात है 20 करोड़ के आसपास की देश और दुनिया में है और इस पूरी जमात के सबसे बड़े सितारे हैं खेसारी लाल यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद के इस पहले अंक में। थैंक यू सो मच। और जितनी भी लोग मुझे देख भी रहे हैं और जो देखने वाले हैं उनको भी प्रणाम, और जो मुझे देख रहे हैं उनको भी प्रणाम, और जो बाद में सर्च करके देखेंगे उनको भी प्रणाम, क्योंकि इस आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ज़िंदगी में वो 3 घटनाएं जिन्होंने बार बार आपकी ज़िंदगी को पलटा, वो लगातार बढ़ती चली गई, वो कौन सी 3 घटनाएं, वो कौन से 3 लोग? वो घटनाएं नहीं थी। मुझे लगता है कि पहला घटना मेरे साथ नहीं, वो मेरे माँ बाप के साथ घटा था। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो उस समय वो धरती मेरे लिए क्या थी नहीं थी मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो खुद ही ज़मीन पे पहली बार आया था। तो उस समय मेरे मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं कि घर नहीं था तो बगल गांव में बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं एक दूसरे का। तो उस समय मम्मी दूसरे के घर में मुझे पैदा किया और वहीं से 1 महीने तक शायद माँ दूसरे के घर में रही। फिर वहाँ से पापा ने एक पलानी, दादाजी थे उस समय, मैं नहीं देखा था दादाजी को, तो उस समय फिर पलानी गिरा के और माँ ने हमें करीब 6-7 महीने रखा। फिर पापा ने खपड़ा का घर बनाया। फिर वहाँ से शुरू हुई मेरी जीवन। और 6 साल बाद में घर पे ही रह गया और मम्मी छोड़ के दिल्ली चली आई, क्योंकि मेरे पापा गार्ड की नौकरी रात में करते थे और दिन में चाना बेचते थे। दिल्ली में? दिल्ली ओखला में संजय कॉलोनी एक जगह है। तो संजय कॉलोनी में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक झोपड़ियाँ हैं, कॉलोनी है, तो वहाँ पे लोग अवैध कब्जा करके हैं। तो उसमें से मेरे पापा भी अवैध कब्जा करके थे। हाँ, जो अब देखिए, अब इंटरनेशनल मीडिया पे आकर हम कह दें कि नहीं हमारी ज़मीन खरीदल रहे तो ठीक ना कहे। क्योंकि वहाँ जितने लोग रहने वाले हैं सब अवैध कब्जा करके हैं। तो वहाँ पानी भी टैंकर से आता है। मैं बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो गया था तो देखा वहाँ। तो उस समय 7 भाई हैं हम, चाचा के हमारे 4 लड़के हैं और हम 3 भाई। तो मेरे 7 भाइयों को माँ ने ही पाला था। फिर वहाँ से अब पापा को खाना बनाने में दिक्कत होती थी तो माँ चली आई। तो मैं उसमें माँ को भी दोषी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर शायद माँ नहीं आती तो हम खाना भी नहीं खा पाते, पापा ज़्यादा नहीं कमाते तो नहीं खा पाते। तो मैं वहीं पढ़ने लगा अपने चाचा के पास रह के ही, और मैं दूध बेचता था। तो दूध बेचता था तो मेला वाला के लिए पैसे बहुत कम होते थे, तो मैं पानी डाल देता था उसमें। क्योंकि दूध ही ऐसा है जो पानी का और दूध का मिलन बहुत प्यारा होता है। ज़्यादा समझ में, वो तो आग पे चढ़ने के बाद समझ में आता है ना कि मैंने घपला की है। लेकिन उस समय आदमी एक पौवा माने 250 ग्राम पानी डालता था तो कम से कम 2.5 रुपये मुझे मिल जाते थे। तो मेला वाला के लिए थोड़ा सा तो दूध बेचता था। और पैंट में एक ही कम से कम 1.5 महीना पहनता था, क्योंकि पैंट होते ही नहीं थे तो कहाँ से पहनेगा आदमी। और सब भाइयों की यही स्थिति थी। पढ़ाई हमारे घर में मात्र 2 भाई हमने किया है, वो भी मैट्रिक ठेल ठाल के पास किए। ठेल, अब आप लोग समझ ही रहे हैं ठेल ठाल। तो ठेल ठाल के इसलिए पास किए क्योंकि ना ट्यूशन करते थे ना कोचिंग करते। कोचिंग के लिए पैसे लगते हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़कर आदमी कितना पास होता है आप लोग को भी पता है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं हो सकता है जी सरकारी स्कूल से भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा नहीं है, बट मैं उसको बुरा नहीं बोलता हूँ। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन उसी में हम 315 पर 3rd डिवीज़न था और हम 2nd डिवीज़न आए थे। 316 आया था हमको। 1 नंबर से हम 3rd से बच गए। तो थोड़ा खुशी हुई कि चलो कम से कम 2nd तो मार ही दिया हम। तो वो सारी चीज़ें थी, लेकिन वो सिलसिला चलता गया, दूध बेचता गया, काम भी करता था। मैं अखंड कीर्तन बहुत गाया था उस समय। मेरी गायकी बहुत कमज़ोर थी। मैं वेद गाने वाला आदमी था, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, जन्माष्टमी, यही सारी चीज़ें। और उस समय 500, 700, 1000 की सट्टा होता था। और अखंड कीर्तन में हम इसलिए जाते थे, हमारे साथ भी आए हमारे कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे, मेरे गांव के राइटर हैं लोग, जिन लोगों ने उस समय मेरा बहुत साथ दिया। और हम पूर्णावती में जाते थे। 24 घंटा के पूर्णावती में 3 घंटा जब बचता था तब हम जाते थे, ताकि गरम गरम पूड़ी मिलेगा, क्योंकि खाने की स्थितियाँ बहुत ख़राब थी और हमें खाने को मिलता नहीं था। तो पूड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और जब हम अखंड गाते थे तो वो एक सिलसिला होता था कि लगता था कि भगवान राम स्वयं उस मंडप में आके बैठ गए हैं और हमें गवा रहे हैं। 1 सवाल या 2 सवाल ले सकते हैं, ठीक है? आप इनको दीजिए। आप उनको दीजिए। हाँ, पूछिए। मेरा एक सवाल ये है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी जीवन में अगर कोई लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए रोल मॉडल और सपोर्ट अगर कहीं से मिल जाए तो इंसान ना चाहकर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो यूपी में, बिहार में इतने सारे युवा हैं जिनके लिए इस फील्ड में आने के लिए अगर कोई है, आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? एक बात बताऊं, अगर आपके पास लक्ष्य है ना तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपका एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, 14-15 साल की उम्र रही होगी, और आप कीर्तन गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं और बहुत अच्छा वीडियो था, संयोग से मैंने देखा था। मुझे लगता है ये उम्र वही होगी जब आप कीर्तन गा रहे हैं। हाँ, उसी स्थिति में। वो दिल्ली का आपने देखा है। अच्छा। जो बड़े बड़े बाल हैं, तेरे नाम उस समय फिल्म आया था, तो हम भी तेरे नाम का ही बाल रखे थे। होता है ना, जब आदमी बुद्धि नहीं होती है तो जो भी समाज करता है लगता है कि वही नया है।
क्योंकि उस समय नया करने की क्षमता थी ही नहीं। तो आप दिल्ली कैसे आए गांव से? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो फिर वहाँ से हम लोग कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करके जब मैं गाने लगा तो सबने बोला कि तू अच्छा गाता है, कैसेट उसेट गा। तो उस समय मैं 10,000 रुपये लगाया था अपनी कैसेट के लिए, और वो 10,000 रुपये मेरा कैसेट फ्लॉप हो गया। तो बाबूजी सोचे कि अब फ्लॉप हो गया, ये बर्बादे करेगा। 10,000 बाबूजी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। 2005 की बात है ये। तो बाबूजी खिसिया के हमारा ब्याह कर दिए। अब ब्याह कर दिए तो उस समय 17 साल का एज था मेरा, और 17 साल में मेहरारू आ गई घर पे। अब हम करे तो अब उनको दिमाग में ये था कि भाई अब 10,000 रुपये बर्बाद कर दिया है। लेकिन उनको उस समय पापा को इसलिए लग रहा था कि मेरे अंदर गायकी थी ही नहीं, शकल भी मेरा उसी तरह था, हर चीज़ तो उसी हिसाब से था जिस हिसाब से हमारी परवरिश थी। तो उसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मेरे पापा की जितनी क्षमता थी उन्होंने हमारे लिए करने की कोशिश तो की। और सिर्फ अकेला बेटा तो मैं था नहीं कि मेरे लिए पापा बहुत कुछ कर दें। उस समय तो 7 भाइयों के लिए करना था उनको। तो इसलिए ब्याह कर दिया इसलिए कि कम से कम जिम्मेदारी समझ में आएगा तो 2 रुपया और व्यवस्था करेगा। तो हम भी कोशिश किए। तो 2006 में मेरी शादी हो गई। तो 17 साल में शादी हो जाने के बाद तो उस समय समझ में नहीं आता था करना क्या है, क्योंकि लक्ष्य कुछ था ही नहीं, बैकग्राउंड था नहीं, समय साथ दे नहीं रहा था, पढ़ाई लिखाई थी नहीं, ज्ञान था नहीं, जीवन में हर जगह से मैं जीरो था। तो मुझे लगा कि उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो मुझे लगा जीरो को ही बढ़ाना चाहिए। फिर दिल्ली आया, यहाँ भी मैंने स्ट्रगल शुरू की। तो धागा कटिंग किया मैंने आपके गुड़गांव में। मुझे लगा लेथ मशीन एक होता है, तो उसमें मैं सोचा कि इसका बन जाऊंगा ना तो 5,000 6,000 उसका सैलरी था। मुझे लगा जी ये कुछ माल दे देगा, काम का है, काम की चीज़ है। तो फिर वो भी नहीं हो पाया। तो पापा गुस्से में लिट्टी का दुकान कर दिए मेरे लिए। फिर मैं लिट्टी चोखा बेचने लगा ओखला संजय कॉलोनी में, 10 रुपये प्लेट। आज भी मेरे हाथों में वो ठेला है। मैं सुबह 4 बजे उठ के कम से कम 10 kg आटा सानता था, गूंथता था। और लिट्टी की आटा बहुत टाइट गूंदी जाती है। उसके बाद पापा चाना बेचते थे, तो लिट्टी भी बनाते थे, चाना भी बेचते थे, हर वो चीज़ करते थे। वो प्लेट 10 रुपये प्लेट पे 4 लिट्टी और चोखा मैं बना के और लोगों को खिलाता था, प्लेट धोता था। और ये 1.5 साल सिलसिला चला। फिर मैंने कैसेट गाई और मार्केट में ले गया तो कोई मेरा कैसेट लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उससे मेरे से बहुत बेहतर गाने वाले भोजपुरी में लोग हैं, आज भी हैं, और आने वाले लोग भी जो गा रहे हैं मेरे से। समझिए कि हर आदमी बेहतर गाता है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि गायकी का ये पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। नहीं तो एक जीरो से मुझे कुछ आता ही नहीं, और मैंने सब कुछ आप सबके बदौलत, आप सबके प्यार की बदौलत मैंने की। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं कम से कम एक लायक तो बना कि आप जैसे हर आदमी यहाँ शिक्षित है, हमको छोड़ के। क्योंकि मैं पढ़ा नहीं, शिक्षा नहीं था मेरे पास, बस करने की इच्छा थी और करने का एक हुनर था कि मुझे कुछ करना है, टारगेट नहीं था मेरे पास। फिर मैं कई जगह गया अपना पोस्टर चिपकाने, तो कई दुकानदारों ने मेरे माँ को तक गाली दी। उस समय दुख होता था कि अब मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगा। कई सारे लोगों ने मेरे कैसेट को फेंक दी, गालियां देकर हटा दिया। मोतिहारी शहर कई सारे लोग जानते होंगे, वहाँ पे मैं 3 दिन बिना खाए एक टेबल पे जनवरी के महीना में सोया था, पिपरा कोठी, मोतिहारी। हाँ, एक कैसेट की दुकान थी, तो बेचारा दुकान बंद करके चला गया, और मैं उसी टेबल पे 3 रात तक सिर्फ इसलिए सोया रहा कि मेरा कैसेट रख लेगा। और उसने रखा, फिर अपने घर पे ले गया, मुझे खिलाया भी, खिला के फिर भेजा। लेकिन आने का पैसे नहीं थे मेरे पास, मात्र 7 रुपये बचे थे। तो 5 रुपये ऊपर बैठने का लगता था छत पे। तो मैं बस में ठंडी के मौसम में छत पे एक शॉल क्या, एक गमछा हमारे यहाँ होता है, जब हमारे बिहारियों के लिए गमछा सम्मान है, उसी गमछे को ओढ़ के मैं फिर मोहम्मदपुर मोड़ आया था, गोपालगंज जिला में। और वहाँ से फिर मैं पैदल 7 किलोमीटर एक स्टेशन पे गया, तो विदाउट टिकट चला। सॉरी, सोशल मीडिया पे है ये चीज़ें, ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त मैं विदाउट टिकट ही वहाँ से स्टेशन पे गया था। और छपरा गया, और छपरा उतर के बैक साइड से, क्योंकि मैं सामने से जाता तो धरा जाता तो धराने के डर से मैं बैक साइड से गया, क्योंकि वहाँ मेरी फुआ रहती हैं। छपरा में मेरे फुआ का शादी हुआ है। तो पहले हमारे कल्चर में, आज भी है, जो देहात में है सब जानते हैं, कि हम किसी को प्रणाम करते थे अपनी रिश्तेदारी में तो 5-10 रुपये मिल जाता था। आजकल तो आशीर्वादों नहीं मिल पाता है लेकिन पहले ऐसी स्थिति थी कि हमें 5-10 रुपये लोग, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो दे देते थे कि ले बेटा मिठाई खा लेना। तो मैं उसी लालच में गया था कि अगर फुआ के प्रणाम करूंगा तो 10 रुपये मिलने वाला है। तो मैं वहाँ से, फिर फुआ ने 10 रुपये दिया, फिर वहाँ से मैं निकला तो घर गया। तो वो सारी व्यवस्था चल रही थी। तब तक 2008 में मेरी बेटी हो गई, तो एक जिम्मेदारी और बढ़ गया मेरे पास। और बेटी होने के बाद उसके 6 महीने बाद मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ चला गया। लेकिन उससे पहले मैं कई सारे स्टारों के घर पे नौकर भी रहा, इस लालच में कि कम से कम कोई मेरा कैसेट करा देगा।
पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि फिर घर से मेरा कोई मदद नहीं हो रहा था। तो कई सारी कंपनियों में मैं नौकर रहा, किसी यहाँ 3 महीना 4 महीना। स्टारों को पैर दाबने में मुझे खुशी मिलती थी कि दाबूंगा तो शायद 1-2 गाने ही गवा देंगे। उस समय 8 गानों का एक कैसेट होता था। फिर वहाँ से मुझे लगा कि शायद मेरी मदद नहीं होगी, तो उसी समय मेरी बेटी हुई। और उसके 6 महीने बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया। मैं रातों रात मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आने लगे कि मेरा शो है, मेरा शो है। तो मुझे लगा कि यार इतना कॉल तो कभी आता ही नहीं था, ये कौन से जादू के छड़ी मेरे को मिल गया है। और लगातार, और मैं 15 दिन में 30 शो किया था। दिन में भी गाता था, रात में भी गाता था, दिन में। तो मुझे लगा यार कम पैसे हो रहे हैं। तो उस समय 20,000 रुपये सट्टा होता था। तो हम सोचे कि बढ़ा देना चाहिए थोड़ा। तो फिर मैं 50,000 किया, उस पर भी लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी करते हैं कि फिर बढ़ाता हूँ थोड़ा। तो धीरे धीरे, अब तो ज़्यादा हो गया, यहाँ बोलना ठीक नहीं है तो धीरे धीरे वो चीज़ें बड़ी होती गई और लगातार मैं कैसेट गाता गया। और उसमें मेरा सहयोग महेश परदेसी, एक मेरे राइटर हैं जिनको मैं बड़ा भाई भी, उनसे मेरे सारे रिश्ते, मेरा कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे, ये 3 लोगों का सहयोग जो मेरे लिए था हर जगह से, प्यार से। पैसे से तो ये भी प्रॉब्लम ही थे, तो पैसे से तो ये भी मदद नहीं कर सकते थे। अब खेत बेच के हमारा करियर ना बनाई, तो वो चीज़ें थी। लेकिन इन लोगों ने, इनका सहयोग और इनका हिम्मत जो था मेरे लिए, मेरी समय ताकत बन के उभरी। और इन लोगों ने मुझे ताकत बहुत दी मेरे लिए। 24 घंटा ये लोग सोचे और चीज़ें बड़ी होती चली गई। और रिजल्ट आप सबके सामने है कि आज हर वो चीज़ है मेरे पास। मेरा एक सवाल ये है, जिस प्रकार आप 17 साल पहले थे, जी जी, 17 साल की उम्र में आप थे, मैं चाहता हूँ आप वैसे ही बने रहो। आपको दुनिया बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। बाकी इधर उधर बिल्कुल ध्यान ना दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं आज भी वही हूँ, देखिए ना, कहाँ कोट पैंट पहन के आया, फाटल जींस पहन के आया हूँ 40 से ज़्यादा फिल्में आपके पास हैं, सारी हिट फिल्में हैं। 100 फिल्में। 100 फिल्में हैं, सेंचुरी लगा चुके हैं आप फिल्मों में। एल्बम आपके आते आते जो है उनके मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं। मैं देख रहा था 30 करोड़ 40 करोड़, तो मुझे भी हैरत हुई कि एक आदमी के एल्बम के इतने व्यूज़ कैसे आते हैं। आज की तारीख में जो कहानी आप लेकर चल रहे हैं और आज आप जहाँ हैं, अब मैं देखता हूँ कि आपके मकान के वीडियो जाते हैं कि ये इतना बड़ा हवेली नुमा मकान बन रहा है, गाड़ियों का ये लाव लश्कर खड़ा हुआ है। अब में तब में क्या फ़र्क दिखता है खेसारी को? फ़र्क उसको देख सकता है सर जो बदल जाता है। मेरे जीवन में कुछ बदला ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद को नहीं बदला, मैंने समाज को नहीं बदला। वो आज भी मेरे साथ हैं जिन्होंने मुझे बनाया। बदलता तो तब जब मेरे जीवन में नए लोग आते। मैं आज भी उन्हीं के साथ हूँ, इसीलिए वो चीज़ें नहीं बदली। आज भी वो मेरे भाई सारे मेरे साथ हैं। आज भी वो मेरे राइटर जो बचपन में मेरे साथ अखंड गाते थे, वो भी मेरे साथ हैं। जिन्होंने मुझे मदद किया वो आज भी मेरे साथ हैं। तो जब बदलता तो तब है आदमी जब जीवन में नई चीज़ें आती है। आज भी वही मेहरारू के साथ हैं जो 17 साल में पहले शादी हुआ था बदलता तो तब जब कोई नई लड़की से ब्याह करके चला आता। आज भी वही 2 बच्चे हैं सर, इधर उधर कोई बच्चा वच्चा नहीं है मेरा आप